हेलो एंड वेलकम टू वाइटल मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड उससे जुड़ी हुई जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। अगर मैं तुम्हें याद कराने की कोशिश करूं कि हमारे पास इरेशनल नंबर क्या है, तो क्या तुम्हें याद है क्या कि हमने एक ऐसा कुछ बना के रखा हुआ था रियल नंबर करके। ठीक है, एक टेबल बना के रखा हुआ था एंड उसी रियल नंबर के अंदर हमने दो पार्ट्स करा था। एक पार्ट था हमारे पास रेशनल नंबर का। ठीक है, याद करने की जरा कोशिश करो। एक पार्ट था हमारे पास रेशनल नंबर का एंड जो दूसरा वाला पार्ट था वो पार्ट था हमारे पास इरेशनल नंबर का। और जो हमारे पास इरेशनल नंबर की डेफिनेशन थी उसको हमने बस ये बोला था, जिसको मैं पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। और इसके जो अपन ने एग्जाम्पल्स देखे थे वो क्या देखे थे, √2 हो गया, √3 हो गया, या फिर √5 हो गया, या फिर √7 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया इरेशनल नंबर। अभी फिलहाल इरेशनल नंबर के बारे में मैंने तुम्हें एक और चीज याद करवाया था कि जब भी मैं √2 का डेसिमल एक्सपांशन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1/2 जो कि एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर का जब हम डेसिमल एक्सपांशन करते हैं तो क्या ये मेरे पास 0.5 आता है। वैसे ही हमारे पास इरेशनल नंबर का अगर मैं √2 का डेसिमल एक्सपांशन करूंगा, जो कि लॉन्ग डिविजन मेथड से तुमने क्लास 8 के अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो अगर मैं √2 का इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन करने जाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, 1.41। जी नहीं, ये 1.41 नहीं होता है, ये आगे बिल्कुल इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, वही हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। यानी कि मैं ऐसा बोलूंगा कि इसका जब भी मैं डेसिमल एक्सपांशन करूंगा तो वो क्या होगा, तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ध्यान रखना, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि कभी भी हमारे पास खत्म नहीं होगा। और साथ में हम इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये हो गया हमारे पास नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हो गया कि जो वैल्यू हमारे पास रिपीट भी नहीं होती है। यानी कि क्या हो गया हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इस चीज को जरा ध्यान रखना। ठीक है, और वो टेबल तुम्हें याद आनी चाहिए कि ये हमारे पास रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर था। रेशनल नंबर में भी हमने दो पार्ट्स करे थे, अगर तुम्हें याद हो तो फटाफट जरा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास इंटीजर था। इंटीजर के बाद ये हमारे पास दूसरा पार्ट क्या था, हमारे पास डेसिमल नंबर्स का। ठीक है, और इंटीजर के अंदर भी कुछ याद करने की कुछ कोशिश करो, क्या था हमारे पास, एक नेगेटिव था, एक हमारे पास था न्यूट्रल जिसको अपन ने जीरो बोला था, और एक हमारे पास क्या था, पॉजिटिव नंबर। और जीरो और पॉजिटिव को मिला के अपन ने क्या बोला था, अगर तुम्हें याद हो तो, इसको हमने बोला था होल नंबर। ये फटाफट हमने रिवाइज कर लिया। और ये जो हमारे पास पॉजिटिव नंबर होता है इसी को हमने क्या बोला था, कि ये हमारे पास होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारा एक क्विक रिवीजन। और आगे बढ़ते जरा, एक्सरसाइज करने से पहले हम करेंगे एग्जाम्पल। जे देखते हैं जरा, चलो देखो एग्जाम्पल के अंदर क्या देके रखा है। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर कि लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। और जब भी एग्जाम्स वगैरह होता है, मतलब जो तुम्हारे स्कूल के अंदर होता है, उसमें से ये जो √2 है ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो हमसे पूछा जाता है कि √2 को नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करो। तो तुम्हारे पास कंपास होना चाहिए, यानी कि जो राउंडर होता है ना वो होना चाहिए, साथ में स्केल पेंसिल लेके जरा बैठो, लेके आ जाओ जरा फटाक। ठीक है, देखो, तो हमने क्या बोला कि अगर मुझे √2 को लोकेट करना है तो मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाने वाला हूँ और आप सभी को प्रॉपर तरीके से बनाना है। ठीक है, चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे नंबर लाइन। ठीक है, ये हमारे पास हो गया नंबर लाइन। यहाँ पर मैंने लोकेट कर दिया बीच में जीरो। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लोकेट कर दिया 1, और ये मैंने लोकेट कर दिया है 2। ध्यान रखना, ये एक एक सेंटीमीटर पे नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे डायग्राम बड़ा बनाना है। तो तुम ध्यान रखना, इस एक यूनिट को हम 2-2 सेंटीमीटर में ले लेंगे या फिर 1 इंच में ले लेंगे। ठीक है, इधर कितना हो गया, -1, और ये कितना हो गया, -2। पहले इसको बनाना सीखते हैं और फिर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, चलो देखो, ये जो हमारे पास जीरो वाला पॉइंट है इसको मैं मान लूंगा O। ठीक है, ये जो हमारे पास 1 वाला पॉइंट है इसको मैं क्या मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ मैं A। और इस 1 के ऊपर बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ना, ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर बिल्कुल ड्रॉ करना है। जितना ये हमने 1 यूनिट लिया, 1 यूनिट की नहीं, 2 सेंटीमीटर मार्क करके ले रहा हूँ, तो वैसे ही यहाँ पर भी ऊपर मुझे 1 यूनिट लेना है, यानी कि 2 सेंटीमीटर मार्क करना है। और इस पॉइंट को नाम देना है क्या, बी। जैसे इस पॉइंट को नाम दोगे बी, तो तुम्हें क्या करना है, इस ओ को और इस बी को, इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, इन दोनों को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। एंड ज्वाइन करने के बाद क्या करना है, तुम्हें अपना लेना है राउंडर। ठीक है,
जैसे ये ऐसा होता है ना हमारे पास अराउंड, यहाँ पर हम ऐसा करके पेंसिल करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास पेंसिल होता है और ये यहाँ पर ऐसा कुछ रहता है, ठीक है, ये वाले राउंड। तो ये मैं बोल रहा हूँ ये हमारे पास नुकीला वाला हो गया और ये हमारे पास पेंसिल वाला एंड हो गया। तो जो नुकीला वाला पोर्शन है उसको यहाँ पर रखना है, ये 0 के ऊपर रखना है। जो पेंसिल वाला पोर्शन है उसको बी के ऊपर रखना है और यहां से बिल्कुल ऐसे एक आर्क ड्रॉ कर देना। बात आगे समझ में। और जैसे हम ये आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, √2, और इसको मैं नाम देता हूं क्या, P। मतलब हमने √2 को लोकेट कर चुके हैं। अब ये हुआ कैसे, इसके पीछे की कहानी समझाता हूं। जब मैंने O से लेके A तक का डिस्टेंस लिया तो ये कितना आ गया मेरे पास 1। जब मैंने A से लेके B तक का डिस्टेंस लिया तो ये भी कितना आ गया 1। तो मैंने बोला कि अब एक काम करते, OB की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हमने क्या बोला कि जब मैं ट्राइंगल के अंदर देखूंगा, कौन से ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल ओ ए बी के अंदर अगर मैं देखने जाता हूं, तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा बाय यूजिंग, ठीक है क्या, PGT, पाइथागोरस थ्योरम का अगर मैं अप्लाई करूंगा, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलता है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें ये बोलता है कि जब आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर करोगे तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। और अगर मैं तुमसे ये पूछूंगा कि तुम जरा मुझे बताओ हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, तो मैं बोलूंगा ये हाइपोटेनियस हमारे पास देके रखा हुआ OB, यानी OB का स्क्वायर इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहाँ पे बेस और हाइपोटेनियस यानी OA और AB को लिख लिया। अब OB की वैल्यू तो हमें निकालना ही है, तो मैंने यहाँ पे लिखा OB स्क्वायर। OA कितना देके रखा हो 1, तो मैंने यहाँ पे क्या किया 1 का स्क्वायर प्लस AB हमारे पास क्या देके रखा हो, ये भी देके रखा 1, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 1 का स्क्वायर। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि OB स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1, और इधर 1 का स्क्वायर 1, यानी ओवरऑल मेरे पास OB की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस में 1 ऐड किया तो कितना आ गया 2, इधर चल रहा OB का स्क्वायर, एंड OB का स्क्वायर कितना आ गया, तो मैंने स्क्वायर को जब उधर भेजूंगा तो कितना आ गया हमारे पास √2। मतलब ये बात तो हमारे पास कंफर्म है कि जो हमारे पास ये OB दे के रखा हो ये कितना आ गया मेरे पास √2। अब ये वाली जो पॉइंट P है ये √2 कैसे हो गया ये समझाता हूँ, ठीक है, इधर ध्यान दो। मैं तुम्हें ये बोलता हूँ कि अगर ये मेरे पास सेंटर दे के रखा और इसके आसपास मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, चलो ये हमारे पास सेंटर हो गया, तो अगर मैं ये पूछूं कि सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट के ऊपर का डिस्टेंस अगर मैं निकालूंगा तो क्या ये रेडियस होगा, क्या ये भी मेरे पास रेडियस होगा, क्या ये भी मेरे पास रेडियस होगा, क्या ये भी मेरे पास रेडियस होगा, और ये भी हमारे पास रेडियस होगा। उसी हिसाब से अगर मैं तुमसे ये पूछूं, ध्यान दो इधर, है ना, एक मिनट देखो, इधर ध्यान दो, कि अगर ओ बी हमारे पास एक रेडियस की तरह मान लेता हूं, ठीक है, कि ओ बी हमारे पास रेडियस है, तो अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं, ध्यान रखना, ये ओ बी को रेडियस मान के अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं, तो O से लेके B तक का डिस्टेंस और O से लेके P तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। और इसीलिए जो P वाला पॉइंट है ये हमारे पास क्या आ गया, √2। तो यहाँ पे अगर मुझे इसका आंसर लिखना हो तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि जैसे मेरे पास OB की वैल्यू √2 आ गया, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि जो हमारे पास OB है और वो जो हमारे पास OP है ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों रेडियस की तरह काम कर रहे हैं। एंड इसीलिए O से लेके P तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया √2, और ये हो गया इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और आंसर। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्लियर हो गई बात, अगर समझ नहीं आया तो इसको रिपीट करके देखो, है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखो एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास क्या दे के रखा हो, इसके अंदर हमें ये दे के रखा हो कि लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन, यानी कि हमें √3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि पहले तो अपन √2 को रिप्रेजेंट करते, एक काम करते थोड़ा नीचे करता हूं मैं, चलो फिर से देखो, हमने ये बोला कि अगर मुझे √3 को लोकेट करना है तो √3 को लोकेट करने के प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हमारे पास आएगा √2। और एक बार जरा फिर से रिवाइज करते हैं कि √2 को हमने लोकेट कैसे किया था। तो हमने बोला था ये हो गया 0, फिर उसके बाद ये क्या हो गया हमारे पास 1, फिर ये क्या हमारे पास हो गया, ये हो गया 2, और ये क्या हो गया हमारे पास 3। इधर जब मैं जाने जाऊंगा तो इधर कितना आ गया मेरे पास -1, इधर कितना आ गया मेरे पास -2,
ये इधर कितना आ गया मेरे पास -3। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया था, हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। ये 0 वाले को हमने O ले लिया था, ये 1 वाले को हमने A ले लिया था, और यहाँ से 1 से मैंने इसके जस्ट ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। ठीक है, जो कि 1 यूनिट का ही है। O से लेके 1 तक भी हमारे पास 1 है। ठीक है, और ये A से लेके ये B पॉइंट तक भी हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, और मैंने क्या किया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया था। ठीक है, ये हो गया हमारे पास OB, और यहाँ से जब अपने नीचे किया था तो ये कितना हो गया था, √2, अगर तुम्हें याद हो तो। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स लोकेट कर रहा हूँ। O से लेके A तक का डिस्टेंस कितना था, 1 था। A से लेके B तक का डिस्टेंस कितना था, 1 था। और O से लेके B तक जब मैं निकालूंगा तो निकालने के बाद क्या मेरे पास √2 आया था। तो फिलहाल के लिए मैं √2 लिख लूंगा, एक्सप्लेनेशन के अंदर मैं लिख दूंगा √2 कैसा आया, लेकिन फिलहाल के लिए इधर कितना आ गया मेरे पास, √2 हो। चलो, अब इसके आगे का प्रोसेस मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। इसके आगे का प्रोसेस ये है कि जैसे मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था 90 डिग्री का एंगल बना के, वैसे ही मुझे बी के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 90 डिग्री का एंगल बना के। ध्यान रखना, ये यहाँ पर मैं बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा 90 डिग्री का एंगल बना के। और कितना डिस्टेंस का होगा, तो ये भी बेसिकली हमारे पास 1 डिस्टेंस का ही होगा। और इस पॉइंट को मैं मार्क कर लेता हूँ C। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं O को और C को ज्वाइन करूंगा, ध्यान दो, O को और C को ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास OC जो होगा वो हमारे पास क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। अब पूरे प्रोसेस को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये √2 वाले तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है अपने को, यहाँ से O से लेके C तक से यहाँ से मुझे आर्क लेना। अभी बताया था ना कि ये हमारे पास ऐसा कुछ है, ये हमारे पास पॉइंटेड वाला, और इसके ऊपर है ना ये पेंसिल है ना, ध्यान रखना। तो मैं क्या करूंगा, ये पॉइंटेड वाले को मुझे O के ऊपर रखना है, और जो पेंसिल वाला है उसको मुझे C के ऊपर रखना है, और फिर मुझे यहाँ पर ऐसे आर्क ड्रॉ करना है, यानी कि जो सर्कल रहता है उसको ड्रॉ करना है। और जब मैं इसको ड्रॉ करने जाऊंगा तो ये तकरीबन यहाँ पर ऐसा कुछ आएगा। ध्यान रखना, ये बिल्कुल सर्कल के फॉर्म में होगा। एंड ये वाला जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट P होगा, यही मेरे पास कितना होगा, √3 होगा। अब क्वेश्चन आता है ये √3 कैसे, वही डिस्टेंस। ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ तो O से लेके C तक का डिस्टेंस √3 है, तो O से लेके ये P वाले पॉइंट तक का भी डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास, ये P वाले पॉइंट तक का भी हमारे पास डिस्टेंस कितना होगा, तो ये हमारे पास होगा √3। अब जरा ध्यान से समझो, है ना। अब पूरे प्रोसेस को मैं लिखता हूँ, है ना। मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि इन ट्राइंगल OAB, ढूंढो जरा OAB किधर है। मैं यहाँ पे बोलूंगा कि OA का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया मेरे पास, तो ये हो गया मेरे पास 1 यूनिट। फिर मैं पूछूंगा कि AB का डिस्टेंस कितना है, तो ये भी हमारे पास कितना हो गया, 1 यूनिट। तो वैसे ही अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, बाय यूजिंग PGT। जब मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो अब जरा मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास OB का स्क्वायर होगा वो मेरे पास OA का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर है। ठीक है, ये हम पहले करके आ चुके हैं। तो OB स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1, और AB 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, OB स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, AB की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, √2। चलो, अब एक और प्रोसेस अपने को देखना है। एक और प्रोसेस क्या देखना है अपने को, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि इन ट्राइंगल OBC, ढूंढो ध्यान से OBC कहाँ है। इस OBC के अंदर भी अगर मैं यूज करूंगा PGT, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करने के अंदर मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि जो इसका हाइपोटेन्यूज दिख रहा है वो तो मुझे OC दिख रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, OC स्क्वायर इक्वल्स टू, बताओ क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर यानी कि OB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। डन। फिर मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि OC स्क्वायर तो मुझे निकालना ही है, और OB की वैल्यू देखो अपन ने ऊपर निकाल के रखा हुआ है। तो मेरे पास OB की वैल्यू कितना है, √2। तो हमने क्या किया कि √2 का होल स्क्वायर प्लस में BC की वैल्यू कितना देके रखा हो, 1। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 का स्क्वायर। तो इधर कितना आ गया मेरे पास, OC स्क्वायर इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 2, और 1 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 1। तो ओवरऑल मेरे पास OC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, देखो इधर साइड में लिख रहा हूँ, मैं ऐसा बोल दूं कि जो मेरे पास OC का डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, √3। और जैसे ही मेरे पास OC का डिस्टेंस √3 आया तो मैं ये बोलूंगा कि देखो
अगर मैं ओ से लेके पी तक देखता हूँ और जब मैं ओ से लेके सी तक देखता हूँ तो ये दोनों के दोनों ना एक रेडियस की तरह काम कर रहे हैं। अगर जब मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया, ध्यान रखना है सर्कल ड्रॉ किया, तो इसीलिए जो मेरे पास ओपी का डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, √3 के। इसीलिए ये जो पी वाला पॉइंट है, ये पी वाला पॉइंट हमारे पास कितना आ गया, √3। ये हो गया, हमने इसको लोकेट कर दिया और इसका हमने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दे दिया और ये हमारे पास हो गया आंसर। समझ में आया? जल्दी कमेंट करो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, फटाफट मुझे रिप्लाई करना है, ठीक है। चलो, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करना है, ठीक है, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन पूछना है कमेंट के अंदर कि कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। और अगर कुछ सुझाव वगैरह है तो वो भी तुम मुझे बता सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अब आ गई हमारे पास एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 को भी आज फिनिश कर देंगे, ठीक है, ध्यान रखना। चलो देखो, एक्सरसाइज 1.2 के अंदर क्या देके रखा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। और मुझे उस आंसर का क्या देना है, जस्टिफिकेशन भी देना है। क्वेश्चन में क्या देके रखा है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जितने सारे इरेशनल नंबर होते क्या वो रियल नंबर होते? देखो ध्यान से, पीछे अभी जस्ट एक क्विक जब रिवीजन किया था तो क्या रियल नंबर के ही तो दो पार्ट है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे? मैं बोलूंगा जी हाँ, सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास ट्रू, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन क्या दूंगा, मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ये दूंगा कि ई रेशनल एवरी ई रेशनल नंबर, ठीक है, या फिर नंबर्स और एवरी ई रेशनल नंबर्स, ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। ध्यान रखना, मतलब सारे के सारे इरेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर का ही पार्ट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रियल नंबर होंगे ही होंगे। ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन एंड आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज नेचुरल नंबर। अब इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये सबको ना समझ में आता है और ना सबको समझाना आता है। चलो देखो, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, तो इससे तुम्हें क्या समझ में आता है? क्या कुछ याद आ रहा है? क्या किसी चीज की डेफिनेशन अपन ने बोला था क्या? अपन ने, याद करो, रियल नंबर की एक डेफिनेशन बोला था कि जो रेशनल होते हैं और जो इरेशनल होते हैं, अगर मैं उन दोनों को मिक्स कर देता हूं तो मिक्स करने के बाद रियल नंबर होगा। या फिर एक और दूसरी डेफिनेशन बोला था कि अगर मैं किसी भी नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास रियल नंबर होगा। तो जो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन दे के रखा हुआ है, इससे क्या तुम्हारे दिमाग के अंदर ये पूरी लाइन का मतलब क्या रियल नंबर आ रहे हैं क्या? तो इन्होंने डायरेक्टली ये क्वेश्चन ना पूछ के कि रियल नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m, उन्होंने क्या बोल दिया कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज अ रियल नंबर। मतलब बेसिकली मुझे ये रियल नंबर चेक करना है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे, इस ऑफ द फॉर्म ऑफ √m। अब पहले मैं यहाँ पे √m लिखता हूँ, है ना, मुझे नहीं पता ये √m का क्या मतलब है, लेकिन मैंने यहाँ पे √m लिख दिया। क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या रियल नंबर √m के फॉर्म में होगा कि नहीं होगा। तो मैं सीधा सा कॉन्सेप्ट ये अप्लाई करूंगा कि अगर रियल नंबर के हर एक पॉइंट मुझे इसके अंदर दिख जाएगा ना, तो मैं बोलूंगा हाँ ये सही है, अदरवाइज गलत है। आगे पढ़ते हैं, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे कॉमा करके उन्होंने बोल के रखा हो कि m हमारे पास क्या है, तो m हमारे पास नेचुरल नंबर है। समझने की जरा कोशिश करो क्या बोलना चाह रहे हो। उन्होंने हमें ये बोल के रखा हुआ है कि जो हमारे पास m है वो नेचुरल नंबर है। तो अगर मैं इसका लिस्ट बनाने लग जाऊं कि इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू आएगी, तो अगर मैं यहाँ पर m की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे डॉट 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 होने लग जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर √m की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो क्या यहाँ पे √1 ये हो जाएगा √1, ये क्या हो जाएगा √2, ये क्या हो जाएगा √3, ये क्या हो जाएगा मेरे पास √4, ये क्या हो जाएगा मेरे पास √5, ये क्या हो जाएगा मेरे पास √6, ये क्या हो जाएगा हमारे पास √7 डॉट डॉट डॉट। और इसको ओवरऑल थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 1, ये हो गया √2, ये हो गया √3। इधर देखो √4 की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई, थोड़ा सा स्पेशल केस है। ये कितना आ गया √5, ये कितना आ गया √6, ये कितना आ गया √7 और ऐसे चलता जाए।
अब फिर से मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता है ना, ये जो क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा था कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ द रूट एम वेर एम इज अ नेचुरल नंबर, तो क्या मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं? क्या एवरी रियल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम, और रूट एम को हम पता कर चुके हैं। और अब जरा मुझे चेक करके बताओ, क्या सारे के सारे रियल नंबर इसके अंदर दिख रहे हैं क्या? जरा मुझे बताओ, क्या इसके अंदर दिख रहे हैं क्या? जी नहीं, इसके अंदर नहीं दिख रहा। ठीक है, जैसे अपॉन वाली वैल्यू आती है, जैसे 2/3, क्या ये रियल नंबर होता है? हाँ होता है, लेकिन क्या इसके अंदर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। जैसे मैं बोलता हूँ कि 0.5, क्या इसके अंदर दिख रहा है क्या? इसके अंदर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या? ये जो हमें स्टेटमेंट देकर रखो, ये देखो, ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन पार्ट हो गया, है ना? ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन पार्ट हो गया। और अब जब मैं यहाँ पे समझूंगा तो क्या रियल नंबर ये है क्या? नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? इसका आंसर करूंगा मैं फॉल्स। और इसका सीधा सा एक एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि 1/2, कॉमा कॉमा करता हूँ, ठीक है, 2/3, या फिर 0.5 हो गया, या फिर एक काम करते हैं, इंटीजर ही ले लो, 5, ठीक है ना? और कॉमा करके यहाँ पे लिख रहा हूँ दे ऑल आर, ठीक है, दे ऑल आर रियल नंबर। रियल नंबर लिखे क्या कि अपन ऐसा कर देते हैं ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। ऐसा लिखते हैं ना, रुको जरा ध्यान से, इसको जरा और अच्छे तरीके से लिखते हैं ना। देखो, इसको जरा थोड़ा सा अच्छे पॉइंट पे लिखते हैं ना। देखो फॉल्स, ये जो हमारे पास पॉइंट है, और यहाँ पे डॉट 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 करके मैं एटीसी लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा करके लिखता हूँ ऑल दीज पॉइंट्स कैन बी कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। ये जितने सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, 1/2, 2/3, 0.5 और 5, ठीक है, ये सारे के सारे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ये लाइन, ठीक है। ऑल दीज पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, फुल स्टॉप, ठीक है। बट दे आर नॉट इन द इन द फॉर्म ऑफ रूट एम, ठीक है, वेयर, ध्यान रखना, वेयर क्या हो जाएगा बता, वेयर एम इज नेचुरल नंबर, ठीक है, वेयर एम इज नेचुरल नंबर। इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन और कुछ हो ही नहीं सकता, ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन हो गया और ये इसका आंसर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। खतरनाक सवाल, खतरनाक क्या बोलूं, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? देखो भैया, देखो, ये जो हमारे पास रियल नंबर है, ठीक है, ये देखो ध्यान से, रियल नंबर है, इसी के तो दो बेटे हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो क्या ये जो रियल नंबर ये इरेशनल नंबर होगा क्या? डेफिनेटली नहीं होगा, इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है। यानी कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन दे के रखा हुआ है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये क्या होगा? ये हमारे पास इसका आंसर में लिखूंगा फॉल्स। और फॉल्स क्यों लिखूंगा जरा मुझे बताओ। तो इसका एक काम कर देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख देता हूँ 2/3, ये हमारे पास एक रियल नंबर है, इट्स अ रियल नंबर, ठीक है, इट्स अ रियल नंबर, बट, ठीक है, बट इट इज नॉट एंड इरेशनल नंबर। लेकिन ये जो हमारे पास होगा वो इरेशनल नंबर नहीं होगा, बट इट इज नॉट इरेशनल नंबर। ये हो गया इसका आंसर, बहुत ही ज्यादा सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाला हमारे पास क्या देके रखा हो, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर द इरेशनल इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द, पता नहीं क्या क्या लाऊंगा, फिर से जरा पढ़ता है ना, मुझे भी समझ नहीं आया, तुम्हें भी समझ नहीं आया, चलो फिर से पढ़ते हैं। आर द स्क्वायर रूट ऑफ, मुझे स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है, ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, इसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। अब तुम्हारे दिमाग क्लिक करना चाहिए कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, क्वेश्चन मार्क। तो एक काम करते करके देख लेते हैं। मैंने बोला √1 निकालो, √2 निकालो, √3 निकालो, √4 निकालो, √5 निकालो, √6, √7, √8, √9, √10, √11, ठीक है, √12, √13, ठीक है, √15,
√16, √17, ठीक है, समझ रहे हैं ना, √18, √19, √20। हाँ, आगे ऐसे चलता जाएगा। आगे बढ़ते हैं ना, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का, क्या वो इरेशनल है? आंसर है जी नहीं, ये सारे के सारे इरेशनल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जरा गौर से देखो, है ना, गौर से देखो। जब मैं √4 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या इसका आंसर 2 आ जाएगा? जब मैं √9 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या इसका आंसर 3 आ जाएगा? जब मैं √16 की वैल्यू निकालूंगा तो ये 4 आ जाएगा। आगे चल के जब मैं √25 का आंसर निकालूंगा तो क्या मेरे पास 5 आ जाएगा? क्या जब मैं आगे चल के √36 का आंसर निकालूंगा तो क्या इसका आंसर 6 आ जाएगा? इसका मतलब ये है कि अगर मैं हर एक का रूट निकालता हूँ पॉजिटिव इंटीजर का तो सारे के सारे इरेशनल नहीं होते। कुछ जो होते हैं जिनका जब मैं आंसर निकालता हूं, मतलब रूट में आंसर निकालता हूं, तो वो क्या हो जाता है हमारे पास? रेशनल हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर मैं लिखूंगा कि भैया ये होगा हमारे पास फॉल्स। फॉल्स क्यों होगा? क्वेश्चन मार्क हमारे पास ये है, तो कॉमा करके ये बोलूंगा कि √4 जो हमारे पास इसकी वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 2। जो हमारे पास √9 निकालूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। जब मैं √25 निकालूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास? 5। और ऐसे डॉट 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 करके, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि ऑल दीज नंबर्स, ठीक है, ऑल दीज नंबर्स आर, क्या हो जाएगा? आर रेशनल, रेशनल नंबर। ये सारे के सारे जो नंबर होंगे वो क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, लिखते चलो भाई, लिखते चलो। ये एक्सप्लेनेशन बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास देखे देखो, शो हाउ √i कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब तुम्हें लग रहा है कि हमने √2 को रिप्रेजेंट कर दिया, है ना? सही बात है, हाँ, √2 को रिप्रेजेंट कर दिया। जब हम √3 को रिप्रेजेंट करने गए तो उसी के ऊपर कर दिया, तो √4 को रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो उसी के ऊपर कर देंगे, √5 को रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो उसी के ऊपर कर देंगे, लेकिन वो मेथड बहुत क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। तो हमने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक अलग ही तरीका अपनाया। वो तरीका क्या है हमारे पास? समझो ध्यान से। मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाया। ये हमारे पास पॉइंट क्या आ गया? ये पॉइंट हो गया 0। ये वाला पॉइंट क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास 1। ये वाला पॉइंट क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास 2। इधर क्या ले लिया मैंने? -1। और इधर क्या ले लिया? -2। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, समझने की जरा कोशिश करना। ये जो O वाला पॉइंट है इसको तो मैं, सॉरी 0 वाला पॉइंट है इसको तो मैं O लेता हूँ, लेकिन 1 की जगह मैं यहाँ पे 2 पॉइंट ले लेता हूँ और इसको मैं क्या मान लेता हूँ? A। क्लियर हुई बात? मतलब O से लेके A तक के डिस्टेंस को मैंने यहाँ पर कितना ले लिया? 2 यूनिट। ये 2-2 सेंटीमीटर के मार्क है, लेकिन ये इसको मैं 1 यूनिट ही मान रहा हूँ, है ना? मैं समझा चुका हूँ इसको। चलो आगे बढ़ो। फिर मुझे क्या करना है कि इसी के ऊपर मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ध्यान दो, मैंने क्या किया कि इसी के ऊपर एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और इसका डिस्टेंस कितना? इसका डिस्टेंस 1 है, यानी कि ये पॉइंट को मैं मान लेता हूँ B। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि जो मेरे पास AB का डिस्टेंस दे के रखा हो, ये AB का डिस्टेंस कितना आ गया? 1 है। और अब जब मैं यहाँ पर O से लेके B तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो जरा इस्तेमाल करते पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये तो 90 डिग्री हो चुका है। तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल के अंदर? ओ ए बी। ढूंढो ध्यान से, ओ ए बी। इसका हाइपोटेनियस क्या देके रखा? तो इसका हाइपोटेनियस है हमारे पास ओ बी, तो मैंने यहाँ पे लिखा ओ बी का स्क्वायर। इसका बेस क्या देके रखा? तो ये देके रखा ओ ए का स्क्वायर। इसका परपेंडिकुलर क्या देके रखा? तो ये देके रखा ए बी का स्क्वायर। मैंने ये बोला कि जब मैं यहाँ पे OB का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास OA का डिस्टेंस कितना है? 2। तो मैंने लिखा 2 का स्क्वायर, प्लस AB क्या लिखता हूँ? तो यहाँ पे लिखता हूँ 1 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या बोला? OB स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का जब मैंने स्क्वायर किया तो कितना आ गया? 4। 1 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया? 1। तो मैंने इधर क्या लिख दिया? OB स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस में 1 कितना आ गया? 5। तो मेरे पास यहाँ पे जरा मुझे बताओ, क्या OB की वैल्यू √5 आ गया? जी हाँ, बिल्कुल। अब मैं क्या करूंगा? अपना राउंडर लूंगा। कौन सा राउंडर लूंगा? जरा मुझे बताओ कौन सा राउंडर लूंगा? वो ये वाला राउंडर है ना। मैं फटाफट डायग्राम बनाता हूँ। ये नुकीला वाला हो गया, और ये हमारे पास हो गया, इसके ऊपर हमारे पास पेंसिल लगी रहती है, वो वाला हो गया। ठीक है, नुकीले वाले को मैं 0 के ऊपर रखूंगा, एंड जो पेंसिल वाला है उसको मैं B के ऊपर रखूंगा, और मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। तो ये वाला जो पॉइंट P है,
ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास √5। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि जो हमारे पास ओपी का डिस्टेंस है और जो हमारे पास ओबी का डिस्टेंस है, ये दोनों की दोनों वैल्यू इक्वल होगा, क्योंकि ये बेसिकली रेडियस है किसी एक सर्कल का। ठीक है, इसीलिए जो मेरे पास ओपी का डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, √5। और ये हो गया मेरे पास आंसर, और हमने √5 को रिप्रेजेंट कर लिया विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। बताइए समझ में क्या आ गई, क्या आ गई, क्या जल्दी बताओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और ये एक क्लासरूम एक्टिविटी दे के रखा हुआ है। ठीक है, और इसको क्लास में करना है, इसको क्या ही करें, इसको नॉर्मली क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता, इसको जरा हम छोड़ देते हैं, ये एक्टिविटी का पार्ट है, जस्ट लिव दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो अभी थैंक यू बोलने से पहले एक बार फटाक से देख लेते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, देखो हमने बोला कि इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, हमने फटाक से रिवीजन किया, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का। ठीक है, उसके बाद हमने √2 को नंबर लाइन के ऊपर लोकेट किया है, उसके बाद √3 को हमने नंबर लाइन के ऊपर लोकेट किया, उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.2 पूरा फिनिश किया, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था। सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा मरोड़ के पूछा गया था क्वेश्चन हमसे। ठीक है, आगे बढ़ते जरा। उसके बाद ये इरेशनल नंबर क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था, फिर ये सेकंड वाला क्वेश्चन अगेन थोड़ा सा उल्टा करके पूछा गया था। फिर हमारे पास √5 को हमने लोकेट किया, इसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया। ये हमारे पास एक क्लासरूम एक्टिविटी है जिसको तुम्हें क्लास में करना है। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करना है, समझ में नहीं आ रहा है तो क्या समझ में नहीं आ रहा है इसको मुझे कमेंट करना है, और सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लेना अगर समझ में आ रहा है तो। ठीक है, और थोड़ा सा 2 मिनट का अपना कीमती समय निकाल के इसको शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर करना है, ताकि सभी को समझ में आ सके विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। इस चैनल के ऊपर 9th एंड 10th दोनों क्लास के मैथमेटिक्स की वीडियो आएंगे। ठीक है, स्टे कनेक्टेड एंड बी हैप्पी। वंस अगेन थैंक यू सो मच।